मैं रविंद्र कुमार आर्य भारतीय संविधान इतिहास फैकल्टी में इस यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः एक बार और स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास जो आपका पर डे क्लास चलती है उसी में आपके हित में देखते हुए इस संकट के समय आपका हित देखते हुए भारतीय संविधान प्राचीन भारत चल रहा है कि बच्चों ने सबसे पहले यही कहा था गुरुजी पहले प्राचीन भारत चलाएं। तो प्राचीन भारत में सिंधु सभ्यता के बारे में हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सिंधु सभ्यता के नगर चल रहे हैं और सिंधु सभ्यता के नगरों में हमने पाकिस्तान के 3 महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नगर हमने पढ़ चुके हैं, लोथल, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो। इधर हमने गुजरात के 4 प्रसिद्ध नगर पढ़ चुके हैं, रंगपुर, लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा। अब आगे जो सिंधु सभ्यता का नगर है, सिंधु सभ्यता के 10 प्रसिद्ध नगर हैं, उनमें एकमात्र राजस्थान का है जो कांस्य युगीन है, बाकी अधिकतर कोई ताम्र युगीन है, ग्रामीण जो भी है। विशेष करके राजस्थान में कांस्य युगीन सभ्यता कालीबंगा है जो कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आती है। तो आज जो प्रसिद्ध नगर है सिंधु सभ्यता का वह हम कालीबंगा पढ़ेंगे। तो इस प्रकार सिंधु सभ्यता के नगर और नगर में हम पढ़ रहे हैं कालीबंगा। अब देखिए कालीबंगा भारतीय इतिहास और राजस्थान इतिहास दोनों में आती है, इसलिए इस टॉपिक को हमें पूरा विस्तार से पढ़ना है। और हम अधिकतर प्राय एग्जामों में विशेष करके राजस्थान के एग्जामों में कालीबंगा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कभी कभी से थोड़ा सा गहराई में पूछ लेते हैं, इसलिए हमें इसे गहराई में भी पढ़ना है। कोई भी कैसा भी एग्ज़ाम आ जाए, राजस्थान में कोई भी लेवल आ जाए, पटवार लेवल हो, कांस्टेबल लेवल हो, रीट हो, शिक्षक भर्ती हो, RS हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, प्री बीएड हो, STC हो, प्री STC हो, उसमें कोई भी एग्ज़ाम आ जाए इसमें से क्वेश्चन लगभग आता ही आता है। इसलिए इस टॉपिक को हमें प्रत्येक टॉपिक को लेते हुए इस टॉपिक को में विस्तार से पढ़ना है। तो पहले तो हम सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं। जो अब तक मैंने सामान्य परिचय बताए थे उन्हीं 4 टॉपिकों में, जो पहले 4 टॉपिक फिर पीछे के 3 टॉपिक, तो पहले 4 टॉपिक के सामान्य परिचय हैं, सीधे सीधे याद करना है। जैसे क्वेश्चन बनता है कालीबंगा कहाँ स्थित है। जब भी ये प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में या केंद्र सरकार में पूछते हैं तो राज्य का नाम देते हैं, तो आपको राजस्थान करना है। और राजस्थान लेवल पे जब भी ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो 4 जिले देते हैं, तो आपको हनुमानगढ़ करना है। तो कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़। कुछ विद्यार्थी सोच भी रहे होंगे, पिछला एग्ज़ाम LDC का हुआ, उसमें ये प्रश्न आया था, लेकिन उसमें ऑप्शन में हनुमानगढ़ नहीं था, उसमें गंगानगर लिखा हुआ था। जो एग्जाम वालों से मिस्टेक हुई, गलती हुई, इसलिए गंगानगर मत कर देना। आंसर इसका हनुमानगढ़ है। तो आपको 4 जिले देगा कि कालीबंगा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो हनुमानगढ़। यदि थोड़ा गहराई में देगा, जैसे पूछा कालीबंगा राजस्थान के किस संभाग में स्थित है। अब आपको संभाग पूछेगा। आप जानते हैं राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं, तो राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं। और इस संभाग में कौन से संभाग में हनुमानगढ़ आता है, तो कालीबंगा जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है हनुमानगढ़ में जो कालीबंगा स्थित है, ये कालीबंगा कौन से संभाग में स्थित है। अर्थात सीधी बात है, हनुमानगढ़ जिस जिले में आएगा वही संभाग होगा जिसे, तो हनुमानगढ़ जिला बीकानेर संभाग में है। तो आपको बीकानेर संभाग करना है। क्वेश्चन क्या आएगा? कालीबंगा राजस्थान के किस संभाग में स्थित है, या कालीबंगा राजस्थान किस जिले में स्थित है। जब जिला पूछे हनुमानगढ़ करना है, जब संभाग पूछे बीकानेर करना है।
और राज्य सेंट्रल लेवल पे तो आपको राज्य पूछेगा तो आंसर होगा राजस्थान। एक बात, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता या सभ्यता। जब भी पढ़ा जाता है तो नदी के बारे में हमें सामान्य परिचय होना चाहिए। कालीबंगा किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? 4500, लगभग 4500 परिपक्व काल माना जाता है। तो 4500 ईसा पूर्व के 4500 से पहले ईसा पूर्व के समय, और कहा जाता है इससे पहले इसका विकास हुआ। लेकिन सामान्यतः इसका जब कार्यकाल पूछें तो कालीबंगा का जो सामान्यतः कार्यकाल यदि पूछा जाए तो इसका जो परिपक्व काल है 2400 से 2250 ईसा पूर्व। जो आज कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ नदी पूछेगा तो आपको ध्यान रखना 4 नदी देगा। अब आपको विशेष करके इस क्वेश्चन पे भी ध्यान रखना है, या तो प्राचीन नदी देगा या आधुनिक या वर्तमान की नदी देगा। यदि उसने क्वेश्चन में आपको सरस्वती दे रखी है तो आपको सरस्वती करना है, या सरस्वती ना हो तो उसमें ऑप्शन में दृश्यवती होगा। यदि ये ना हो तो आपको आंसर घग्गर नदी होगा, ठीक है। अर्थात सिंधु सभ्यता का जो पुरास्थल कालीबंगा है वह सरस्वती दृश्यवती के किनारे स्थित है, या घग्गर नदी के किनारे। हम जानते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, घग्गर नदी को सौतन नदी भी कहते हैं, नट नदी भी कहते हैं, और राजस्थान की शोक नदी भी कहा जाता है। ये तो ज्योग्राफी का है, आपको विशेष करके ध्यान रखना है। या तो ऑप्शन में सरस्वती होगी, या दृश्यवती होगी, या घग्गर नदी होगी। अब आगे क्वेश्चन सामान्य परिचय में पढ़ लेते हैं। जैसे 2 टॉपिक हमने पढ़े, अब तीसरा टॉपिक, इसकी खोज किसने की? एक क्वेश्चन ये रहा। चौथा सामान्य परिचय, इसका उत्खनन किसने किया? अब इसकी खोज किसने की? तो कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो आपको सन भी ध्यान रखना है, इस पे भी विशेष ध्यान रखना है। तो कालीबंगा की खोज कब हुई थी? अब आपको ऑप्शन में 50 भी होगा, 91 भी आ जाता है, 1952 भी हो जाता है, 1953 भी दे देता है। ऐसी स्थिति में आंसर क्या है? ये आपको, यहाँ हम गलती करते हैं उस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका सटीक आंसर क्या है। 1950 है कि 51 है कि 52 है या 53 है। यदि क्वेश्चन सीधा आ जाए, आपको चारों ऑप्शन आ जाए, अब बच्चे भ्रमित क्यों हो जाते? कुछ गाड़ों में 52 है, कुछ में 53 है, कुछ में 50 है, कुछ में 51 है। तो आंसर है क्या सही? तो आपको भ्रमित होने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान नहीं है। आपको विशेष करके ध्यान रखना, सटीक आंसर सही करना है। आपको ऑप्शन में सबसे पहले सटीक आंसर देखना है। तो खोज 1952 आंसर है, ना कि 53। हाँ, 53 कब करना है? जब ऑप्शन में 1952 ना हो, तब आंसर आपको 1953 करना है। लेकिन यदि दोनों आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको आंसर 1952 ही होगा, 1953 सही नहीं माना जाएगा। आंसर सही माना जाएगा 1952। अर्थात 1952 में कालीबंगा की खोज हुई थी। अब कालीबंगा की खोज किसने की? 1952 में कालीबंगा की खोज किसने की? तो आपको 4 विद्वानों के नाम होंगे, इतिहासकारों के। तो 1952 में इस पे अमल लाने वाला व्यक्ति, कालीबंगा पे अमल लाने वाला, पहचान करने वाला, ध्यान देने वाला व्यक्ति अमलानंद घोष था, जिसे कुछ इतिहासकार शॉर्ट में से ए घोष भी कह देते हैं। तो ए घोष ने, अर्थात अमलानंद घोष ने 1952 में इस कालीबंगा की खोज की थी, ठीक है। ऑप्शन 1952 ना हो तो 1953 कर देना। यदि दोनों दे रखे हों तो फिर आपको आंसर 1952 माना जाएगा। अब इसकी खुदाई करनी किसने की? तो खुदाई, इस टॉपिक है, खुदाई वाले टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक थोड़ा सा एक नोट और आपको बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि वहाँ भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चे,
कालीबंगा, ये क्वेश्चन है कालीबंगा की पहचान। अब ये क्वेश्चन आ गया, कालीबंगा की पहचान कब हुई, या कालीबंगा का ध्यानाकर्षण किसने किया और कब किया, पहचान। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। जब पहचान पूछे कालीबंगा की पहचान कब हुई, तो आपको सन देगा और आंसर करना है 1950। पहचान का मतलब है अनुमान, ध्यान देना, ध्यानाकर्षण करना, प्रकाश में लाना। इस टीले पर सबसे पहले पहचान करने वाला व्यक्ति, ध्यानाकर्षण करने वाला, प्रकाश डालने वाला व्यक्ति वह कौन था, वह अमलानंद घोषी था। लेकिन इस टीले पे उसका ध्यान 1950 में गया। लेकिन जब सरकार के सामने अमलानंद घोष ने इस प्रस्ताव रखा कि यहाँ ये टीला ऐसा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले अनेक नगर सिंधुओं के पा चुके थे, तो शायद सिंधु सभ्यता के यहाँ कोई पुरातत्व नगर मिल जाए, नगरी मिल जाए। अमलानंद घोष की केंद्र सरकार ने इस बात को, प्रस्ताव को इसने केंद्र सरकार के सामने रखा। इस प्रकार अमलानंद घोष को ही इसकी जिम्मेदारी दी गई और 1952 में इसी पूर्णतः 1952 में इसकी खोज अमलानंद घोष ने की। तो पहचान भी किसने की थी, ए घोष ने। इस प्रकार 1950 में अमलानंद घोष ने इसकी पहचान कर ली। तो पहचान कहने का मतलब है, यदि कालीबंगा की पहचान कब और किसने की, ये तो अमलानंद है, लेकिन कब की तो आपको जाना 1950 करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन 1950 वाला जो आंसर है, ये क्वेश्चन आपको शायद एक राजस्थान में ईओ अधिशासी अधिकारी का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन में 1951, 1950, 1952, 1953 चारों दे रखी थी और आंसर पहचान पूछी थी, तो आंसर 1950 आएगा। यदि खोज पूछे तो आंसर 1952 आएगा। ठीक है, विशेष करके ध्यान रखना। अब उत्खनन किसने किया, 1961 में बीवी लाल और बी के थापन, पूरा नाम ब्रजवासी लाल बाल कृष्ण थापर। ठीक है, याद भी करें। सामंत है, जैसे सामंत एक ट्रिक है छोटी सी कि बीवी ने थप्पड़ मारो लाल गाल है वो, बीवी लाल, बीवी ने गाल पे थप्पड़ मारो लाल है वो। तो सीधी बात है, थापर का मतलब थापर है, तो बी के बालकृष्ण थापर, ब्रजवासी लाल बालकृष्ण थापर। और इस प्रकार कालीबंगा की जो खुदाई हुई थी 1961 में हुई। तो ये तो हमने सामान्य परिचय पढ़े। तो सामान्य परिचय में आपको इन शब्दों पे ध्यान देना है। पहचान का समय पूछ रहा है कि खोज का समय पूछ रहा है कि उत्खनन का या खुदाई का समय। तो पहचान तो 1950 में हुई थी, खोज 1952 में हुई थी और खुदाई इसकी 1961 में हुई। अब आपको ये सामान्य परिचय में ये 3 शब्द पढ़े, 4 टॉपिक पढ़े। अब सामान्य परिचय में आपके अन्य 3 टॉपिक हैं जो आपको उनको लिखाने से पहले आपको समझाया जाएगा। उससे पहले आपको एक चीज़ बताएं, जैसे क्वेश्चन पूछ ली जाए कि कालीबंगा का आकार कैसा था। जैसे मैंने आपको शुरू पहले वीडियो में बताया था, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, तो सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। लेकिन यदि कालीबंगा का आकार पूछे तो चतुर्भुजाकार था, चतुर्भुज जैसा था। तो कैसा था, चतुर्भुज, ना कि त्रिभुजाकार, ना का आयताकार। अर्थात इसका जो टीला मिला था वो चतुर्भुज के रूप में था। तो कालीबंगा का जो आकार पूछे तो आपको विशेष करके ध्यान देना, इसका यदि आकार आपको दे दिया जाए तो आपको आंसर चतुर्भुज करना। इसका जो आकार है टीले का चतुर्भुज के समान है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ें। तो आगे हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक टॉपिक है कोई उपनाम, दूसरा जो अगला टॉपिक आने वाला है खुदाई में क्या क्या मिला, और तीसरा टॉपिक आने वाला है कोई एक विशेष बात, कोई एकमात्र नगर की विशेषता। तो इन टॉपिकों को जो आपका 5वां, 6वां और 7वां टॉपिक है उसको पढ़ना है। उनको लिखाने से पहले आपको पूरा विस्तार समझाना है। तो ये आपके 4 टॉपिक हुए।
आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसकी खुदाई हुई 1961 में कालीबंगा की खुदाई हुई और सफलता हासिल हुई। इस प्रकार अनेक बार इसकी खुदाई होती गई। अब इतिहासकारों ने जब इसकी खुदाई की तो ये भी टीला प्राय 2 टीलों में विभाजित था। ये भी नगरी 2 टीलों में विभाजित थी। तो थोड़ा चतुर्भुजाकार के रूप में, मैं तो यहाँ आपको आयताकार के रूप में दर्शा रहा हूँ। जैसे नगर था, अब इसकी जब खुदाई हुई थी, जैसे कालीबंगा है, अब कालीबंगा की जैसे ही खुदाई होने लगी, ऊपर से मिट्टी उठाई, जैसे मिट्टी उठाई थी और शुरू में ही सबसे पहले इसकी जो शुरुआत थी वो चूड़ियों से हुई। अर्थात असंख्य संख्या में, अनेक संख्या में चूड़ियाँ मिली। वो काले रंग की थी, दब गई थी, काली पड़ गई थी। और इस प्रकार जो पहला साक्ष्य है, काले रंग की चूड़ियाँ, पहला साक्ष्य। तो कालीबंगा से जो पहला साक्ष्य है, जो सर्वाधिक मात्रा में काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, इसलिए सिंधी भाषा में इसका नाम कालीबंगा कर दिया। तो पूछे कालीबंगा किस भाषा का शब्द था, तो आपको आंसर सिंधी भाषा करना है, राजस्थानी मत कर देना, सिंधी। तो सिंधी भाषा, कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अब इसकी खुदाई हुई तो कहते हैं यहाँ से 3 स्तरीय, 3 संस्कृति के साक्ष्य मिले। और खुदाई जैसी की गई, अन्य पुरास्थल, अन्य नगरों की तरह यह भी 2 भागों में विभाजित थी, अर्थात 2 टीलों में। एक पूर्वी टीला जो बड़ा हुआ करता था, जिसे हम निचला नगर कहते थे। एक जो दिशा थी पश्चिम की ओर, इसलिए इसे पश्चिमी टीला या इसे दुर्ग टीला कहा गया, दुर्ग की श्रेणी दी गई। और आप जानते हैं निचला नगर जो पूर्वी टीला था, आम बस्ती थी, यहाँ आम नागरिक रहता था, यहाँ भी रहते थे। यहाँ पे सैनिक वर्ग या रक्षा वर्ग रहता था, यहाँ भी रहते थे पुरोहित वर्ग। अब जैसे खोदे, अचानक कहते हैं इतिहासकार को बड़ा अचंभित हुआ। अचंभित कैसे हुआ कि हम जानते हैं, इतिहासकार भी जानते थे, क्योंकि इससे पहले अनेक सिंधु सभ्यता के नगरों की खुदाई हो चुकी थी। और सामान्यतः औसतम विशेषता भी हमें मालूम पड़ गई थी कि नगर नियोजन व्यवस्था में जो पहला टीला हुआ करता है, ये पश्चिमी टीला, वो प्राय दुर्ग टीला था, क्योंकि इसके चारों ओर क्या पाई जाती थी, परकोटा। तो यहाँ परकोटा था, कोई बात नहीं। लेकिन आश्चर्यचकित का हुआ कि जब दूसरे टीले से भी एक अन्य परकोटा, अर्थात दूसरा टीला भी परकोटा से घिरा हुआ था। इस प्रकार यहाँ भी एक और दूसरा परकोटा मिला, 2 परकोटे हो गए। और ऐसी स्थिति में क्वेश्चन बन गया, दोहरे परकोटी वाली बस्ती किसे कहते हैं? बन गए, दोहरे परकोटी वाली बस्ती किसे कहते हैं? कालीबंगा को। तो दोहरे परकोटी वाली बस्ती कालीबंगा को कहा जाता है, एक बात। दूसरा, कांस्य युग की थी, कांस्य युगीन सभ्यता भी कैसे हैं। तीसरा जो उपनाम है, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहते हैं। और तीसरी राजधानी, सिंधु सभ्यता की जो तीसरी राजधानी कहने वाला विद्वान था, वह डॉक्टर दशरथ शर्मा था। सिंधु सभ्यता की दीनहीन बस्ती भी कहते हैं, निर्धन नगरी भी कहते हैं। और कहने वाला पिंगट महोदय या स्टुअर्ट पिंगट महोदय जी
ने भी इसे दिनहीन बस्ती या सिंधु सभ्यता की निर्धन नगरी कहा गया है। ऐसे करके एक और उपनाम है सिंधु सभ्यता का 5वां महत्वपूर्ण नगर। सिंधु सभ्यता का 5वां महत्वपूर्ण नगर और सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी और सिंधु सभ्यता की निर्धन बस्ती, निर्धन नगरी, दीनहीन नगरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब इसकी खुदाई होगी तो इसके जो घर पाएंगे वो कच्ची ईंटों के प्राय पाएंगे। सर्वाधिक मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग था, इसलिए इसे हम दीनहीन बस्ती भी कहते हैं। अब जैसे इसकी खुदाई हुई, अब यहाँ पे जो निचला नगर था, पूर्वी टीला था और जो गढ़ी टीला था, दुर्ग टीला था, और जैसे निचले नगर की ओर हम गए तो इसके किनारे अर्थात निचले नगर के बाहर की ओर एक खेत जुता हुआ मिला। एक खेत मिला था निचले नगर की ओर। अब यहाँ मिला था। अब इतिहासकारों ने कैसे मालूम हुआ ये खेत था? इतिहासकार तो जब भी कोई साक्ष्य मिलता है खुदाई करता है, तो उसने सोचा यार खुदाई करते हैं, कोई नया साक्ष्य मिल जाए। अब जैसी वो खुदाई कर रहा था, खोदा उसने, यहाँ पे खोदा तो एक फसल के साक्ष्य मिल गए। फसल क्या था वो? चना। कोई बात नहीं, इतिहासकार ने कहा ठीक है भाई, किसी का कोई व्यक्ति जा रहा होगा, चना गिर गया होगा। अब लेकिन जैसे खोदता गया चना मिलता गया, पूरी ये कूड़ में मिलता गया। इतिहासकार ने कहा कि भाई कोई व्यक्ति होगा, जा रहा होगा, या जेब में रखे होंगे, इस बेचारो जेब ही फट रहा होगा, या बोरी फट रही होगी तो बेचारो चलो जा रहा हो, अनुमान लगाया होगा, अनुमान लगाते हैं, ध्यान नहीं दिया। अब लेकिन इतिहासकार जैसे ही दूसरी कूड़ में माने खोदना चालू किया, दूसरी साइड में, उसी साइड में साथ में, तो यहाँ पे जो पंक्ति मिली थी वह सरसों की मिली। अब इतिहासकार ने सोचा कि भैया दूसरों कौन हो, या दूसरों जेब फट रहा होगा, आदमी को निकर होगा बेचारों हमें, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया। अब लेकिन फिर दोबारा उसने खोदना चालू किया। फिर तीसरी पंक्ति, तीसरा कूड़ खोदा उसने। अब तीसरा कूड़ खोदा। अब बड़ा आश्चर्यचकित हुआ क्या कि यहाँ से तीसरी पंक्ति में, अर्थात इसे इतिहासकार कूड़ कहा गया, आगे कूड़ कहेंगे, तो यहाँ से चना मिला। अब इतिहासकार के दिमाग में आया कोई ना कोई विशेष बात तो है। अब उसने दोबारा फिर चौथी पंक्ति खोदी। अब चौथी पंक्ति खोदी इस कूड़ में, यहाँ पे चौथी में सरसों मिली। अब समझ गया, इस प्रकार खोदता गया, पहली पंक्ति मिलती चना और दूसरे कुण मिलता सरसों, छोटे कुण मिलता चना और बड़े कुण मिलती सरसों। अब इतिहासकार ने तुरंत अनुमान लगाया कि भाई ये कोई खेत हुआ होगा प्राचीन काल का। जब इतिहासकार ने इस कार्बन 14 के आधार पर इसका रिसर्च किया कि ये खेत कौन से समय का था, तो ये खेत हड़प्पा से पहले का था। प्राक हड़प्पा कह सकते हैं या पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा के समय से पहले का खेत। अर्थात हड़प्पा से पहले जो साक्ष्य मिलते थे या नगर मिलते थे उन्हें प्राक हड़प्पा या हड़प्पा से पहले की नगरी, हड़प्पा से पहले के साक्ष्य, तो ये सारे उससे पहले का था। अब खेत तो हर जगह से मिले थे। सिंधु सभ्यता के 1500 नगर खोदे जा चुके थे, अन्य सभ्यताएं भी खोदी जा चुकी थीं और हर जगह से खेत मिलता था, क्योंकि प्राचीन काल में प्राय व्यक्ति खेत भी करता था। खेत सब जगह से मिले, लेकिन जब इस खेत पर रिसर्च किया गया तो ये अन्य जो अब तक खेत पाए गए थे उन सब में सबसे प्राचीन खेत था। इसलिए इसे विश्व का, भारत का नहीं विश्व का, इसलिए इसे विश्व का प्राचीनतम जुता हुआ खेत कहते हैं या कूण के साक्ष्य। ब्रजभाषा में खेत के जब आड़े तिरछी ज़मीन पर खेत में गुड़ाई करते हैं तो उसे कूण का दर्जा दिया जाता है, तो कूण के साक्ष्य कह सकते हैं
या विश्व का सबसे प्राचीनतम खेत, जुता हुआ खेत कहाँ से मिला। अब जुता हुआ का मतलब है कि एक में चना एक में सरसों, इसका मतलब जोती गई थी और इससे बड़े हिसाब से बोया गया था। इस प्रकार कहते हैं। दूसरा जो प्रसिद्ध साक्ष्य था, पहले काले रंग की चूड़ियाँ सर्वाधिक मिलने के कारण इसे कालीबंगा कहा गया, और दूसरा विश्व का सबसे प्राचीन जुता हुआ खेत। इस प्रकार इसे कुंड भी कह सकते हैं, या फिर एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों को बोए जाने के साथ। अब जब एक ही खेत में 2 फसलें बोई जाती हैं तो इसे हम क्या कह सकते हैं, मिश्रित कृषि। तो क्वेश्चन आ जाए, मिश्रित कृषि के साक्ष्य या एक ही खेत में 2 फसलों को साथ साथ बोए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो आपको आंसर कालीबंगा करना है। ठीक है। अब इतिहासकार इसे आगे साक्ष्य अर्जित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अब इसकी खुदाई करता गया। जैसे खुदाई किया तो इसी निचले टीले के पास में, इस खेत के पास में एक और साक्ष्य मिला। एक गड्ढे में मिला, कब्र कह सकते हैं, कब्र तो मानव की होती है लेकिन तब भी इसे गड्ढे में, और एक पशु का अंकन मिला, और वह पशु ऊँट था, अर्थात ऊँट के कंकाल। तो क्वेश्चन आ जाए, ऊँट के कंकाल कहाँ से मिले, ऊँट के साक्ष्य कहाँ से मिले, ऊँट के कंकाल कहाँ से मिले। तो आपको आंसर कालीबंगा करना है। अब जैसे यहाँ भी आपको बता दूँ, यहाँ एक मिट्टी के 2 पैरों वाला साड़ी मिला है, मिट्टी का था, मृण मूर्ति का 2 पैरों वाला साड़ भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब यहाँ खोदते गए, एक और चीज़ आपको यहाँ फसल के बारे में पूछे तो यहाँ से और साक्ष्य मिले हैं। छठा साक्ष्य हो गया 2 पैरों वाला साड़ की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति। एक और है यहाँ से एक फसल के सबसे पहले साक्ष्य। तो कपास के साक्ष्य या कपास के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले। तो आपको आंसर क्या करना है, कालीबंगा। ठीक है। और 2 फसलें कौन कौन सी हैं, चना और सरसों। कुछ किताब में गेहूँ और जौ भी लिखा हुआ है, गेहूँ जौ भी मिले, लेकिन वह खेत प्राचीन काल का नहीं था, वह अंदर था, इसलिए उसे न मान करके हमारा जो आंसर होगा चना और सरसों। जो प्राचीन काल के खेत में जो फसल बोई थी वो चना और सरसों ही थी। अब आगे बात करते हैं, जैसे इतिहासकार इसे खोदता गया, जैसे इस नगर के पास आया और नगर में एक कुआं था, एक कुआं था, गोल कुआं था, और उस कुएं के पास, अर्थात कुएं के भी साक्ष्य मिले, ये भी ध्यान रखना, कुआं सब जगह से मिला है। सर्वाधिक जो कुएं मिले हैं वो 6 कुएं, या सर्वाधिक कमरे कह सकते, कुछ कुएं भी बोलते हैं। तो सर्वाधिक कुएं मोहनजोदड़ो से मिले, और राजस्थान में जो कुएं का प्राचीन साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा से मिला है। तो जैसे कुआं मिला, ठीक, गोल था, इस गोल कुएं के पास और एक ही पंक्ति में क्रम से, एक ही पंक्ति में क्रम से 7 आयताकार, कैसे, 7 आयताकार अग्निकुंड, जिसे हवन कुंड कह सकते हैं, अग्निकुंड के साथ संख्या पूछे कितने, तो संख्या कितनी है, 7। एक कुएं के पास 7 आयताकार अग्निकुंड के साथ। तो अग्निकुंड के साथ कालीबंगा से मिले, और अग्निकुंड कौन से आकार के थे, आयताकार। ठीक है। और किसके पास मिले, कुएं की, और कुल संख्या कितनी थी, 7। अब जैसे इस निचले नगर में इतिहासकार ने खुदाई चालू की, अब उसने देखा इस नगर के चारों ओर भी, मैंने पहले बता दिया, इस नगर के चारों ओर भी एक परकोटा था, इसलिए से दोहरे परकोटा की बस्ती भी कहते हैं। अब इसमें खुदाई होने लगी। अब जैसे अग्निकुंड पे पहुंचा, अब अग्निकुंड 7 आयताकार देखे तो आश्चर्यचकित तो होगा कि भाई 7 आयताकार कुंड क्यों बनाए, कोई धार्मिक अनुष्ठान हुआ होगा, धार्मिक कार्य हुआ होगा। अब उसने रिसर्च करने की कोशिश की। जैसे अग्निकुंड उसने मिट्टी हटाई, दबे हुए थे, आयताकार थे, अब मिट्टी उसमें हटाई तो चारों तरफ, अग्निकुंड के चारों तरफ काली काली परत हो रही थी। इससे अनुमान लगाया कि अग्निकुंड है, हवन है, प्राचीन काल में हवन हुआ करते थे।
अब जैसे ही मिट्टी वहाँ से निकाले, नीचे राख हाथ आ गई। यार हाँ, राख भी इसका मतलब अग्निकुंड है, वास्तव में अग्निकुंड है, हवन कुंड है। अब लेकिन जैसे ही और देखा अग्निकुंड के अंदर, राख में अंदर हाथ प्रवेश कराया, हाथ को अंदर दिया, अचानक कहते हैं उसके हाथ में हड्डी आ गई। अब हड्डी आते ही, एकदम कठोर पदार्थ आते, कठोर वस्तु आते ही इतिहासकार पता नहीं उसमें बैठो जी का चक्कर भाई, ये क्या चीज़। अब उसने देखा ये क्या चीज़, जब देखा तो ये तो हड्डियाँ हैं। अब इतिहासकार ने सोचा कि उस ज़माने में कोई धार्मिक कार्य हुआ होगा या कोई सिद्धि हुई होगी, किसी ने यहाँ हवन किया होगा और हवन करने के बाद कोई कुत्ता मांस लाया होगा, मांस के टुकड़े डाल गया होगा, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया। अब उसने दूसरे अग्निकुंड को रिसर्च देखा, जांच पड़ताल की कि ये भी अग्निकुंड है कि वैसी कोई अन्य आकृति है, तो इसमें भी परतें काली थी, उसमें भी राख थी, जैसे हाथ मारा उसमें फिर आ गया हड्डी, कह रहे इसमें भी हड्डी आ गई। तो मैंने सोचा, इतिहास का तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालते, प्रमाणित ठोस निष्कर्ष निकालते हैं तब इसे प्रमाणित करते हैं। तो उसने सोचा यार 2 कुत्ता होंगे शायद, 2 कुत्ता बेचारे खा पी के लड़ा झगड़ा करके हड्डी डाल के, कोई बात नहीं। अब तीसरे में देखिए यही स्थिति, चौथे में देखिए यही स्थिति, 7वां में हड्डी पाई। अब इतिहासकार का दिमाग खिसक गया कि लाला यहाँ कोई कुत्ता फुत्ता ना खेलो, यहाँ तो और ही कोई धार्मिक काम हुआ होगा। और हमने इतिहास में पढ़ा है, हमने रामायण काल में भी पढ़ा कि रावण ने भी हवन किया था ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। उसने अपना सिर 10 बार अग्नि के सामने समर्पित किया, अग्निकुंड में समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने दशानन की उसे उपाधि दे दी, वरदान दे दिया। तो शायद कोई अपनी धार्मिक अनुष्ठान, अपने धर्म सिद्ध करने के लिए, सिद्धि करने के लिए, वरदान प्राप्त करने के लिए यहाँ भी किसने क्या किया होगा, बलि की होगी, बलि दी होगी। और वो हड्डी जब रिसर्च की गई, जब रिसर्चकर्ता संस्थानों में पहुँचाई गई, तो वह हड्डी एक हिरण की बताई गई। तो किसी व्यक्ति ने यहाँ पे अपने धार्मिक अनुष्ठान प्राप्ति हेतु या प्राप्त होने के बाद या प्राप्ति हेतु हिरण का बलि दी होगी। इस प्रकार अगला जो साक्ष्य मिलता है, बलि प्रथा के प्रमाण। तो बलि प्रथा के प्रमाण कहाँ से मिले, ये भी क्वेश्चन आता है। तो बलि प्रथा के प्रमाण कालीबंगा से। अब आगे रिसर्च हुआ, एक और आपको बता दूं, वैसे मैंने पहले बता दिया कि यहाँ से सती प्रथा के भी प्रमाण मिले। सती प्रथा के प्रमाण का मतलब है, जैसे उसने खुदाई की दक्षिण में, इतिहासकार को मालूम था कि नगर के दक्षिण में जैसे हम खुदाई करते हैं तो यहाँ से कोई ना कोई कब्र मिलती है। तो जैसे यहाँ पे खुदाई की और एक अंडाकार कब्र मिली थी, और आप जानते हैं अंडाकार अर्थात अंडे के आकार की, जैसे ये एक अंडाकार कब्र थी जिसका पीछे की ओर सिरा सकरा था, आगे की ओर चौड़ा था। अब ये कब्र हम जानते हैं सामान्यतः व्यक्ति 5-6 फुट का होता है, तो 6 फुट की कम से कम कब्र की लंबाई खोदी जाती है। लेकिन जब ये कब्र निकली तो मात्र 2.5 और 3 फुट की थी। इतिहासकारों ने सोचा कि यार यहाँ को आदमी का बोनो, और जगह तो खूब लंबी पाई, लगभग 5-6 फुट से कोई कम हमारी कब्र नहीं पाई, लेकिन यहाँ तो आधी रह गई, 3 और 3.5 पे रह गई। यहाँ को मतलब क्या है वो कि भैया चीन के आदमी तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो चीन के वहाँ 2.5-3 फुट के, तो इसका मतलब क्या यहाँ 2.5-3 फुट का आदमी था? पर ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि और आसपास की इसके समकालीन मैसूमुडी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, तो वहाँ पे पूरा 6 फुट की या 7 फुट की, 5 फुट से ऊपर की कब्रें पाई गई थी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, यहाँ का आदमी बौना कैसे हो गया? अब रिसर्च किया जाए। जब उसने रिसर्च की, जब इस कब्र को खोदा, इसमें से नर कंकाल, जो भी कंकाल था, मानव कंकाल था, वो निकाला तो देखते हैं इसमें जो कंकाली व्यक्ति मर जाता था, कंकाल इसमें कैसे लेटा हुआ था, तो उसके घुटने पीछे कर रखे थे। तो ये अपना सकरा हो गया, और ये हाथ यहाँ रख रखे थे, इस प्रकार ये हिस्सा चौड़ा हो गया और लंबाई अपने आप कम हो गई। तो ऐसे करके इसे दफनाया जाता था। जब ऐसी अंडाकार की कब्र मिलती है जिसमें सबके हाथ ऊपर कर दिए जाते हैं और घुटने मोड़ दिए जाते हैं, ऐसी कब्र को क्या कहा गया? और ऐसी अंडाकार कब्र को राजस्थान के इतिहासकार चिरायु कब्र कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है।
कि राजस्थान में चिरायु कब्र का प्रमाण कहाँ से मिला। तो राजस्थान में अंडाकार कब्र या चिरायु कब्र कह सकते हैं, वो कहाँ से मिली, यहाँ से मिली। अब इसके बाद फिर उसने और खुदाई करने लगा। अचानक कहते हैं एक कब्र और मिली। एक कब्र में मानव नरकंकाल मिला, लेकिन वह एक बालक था, नर में एक बालक था, और उस बालक की खोपड़ी विशेष करके थी। उस बालक की खोपड़ी में 6 छिद्र थे, अर्थात 6 छिद्रों वाली खोपड़ी, अर्थात एक ऐसे बालक की खोपड़ी मिली जिसमें 6 छिद्र थे। अब इतिहासकार ने इसकी खोपड़ी पर रिसर्च किया। बालक तो और भी मिले थे, लेकिन जब इस पर रिसर्च किया तो देखते हैं कि इसमें 6 छिद्र हो रहे हैं, और आपस में ऐसा लगा, अनुमान ऐसा प्रतीत हो रहा है किसी ने इसको सिया था, सिलाई की थी। अब इतिहासकार ने दिमाग लगाया, इसमें जगह बन रही थी सीने की। इसने समझा, इतिहास रिसर्च किया कि कोई बालक होगा इस समय छत से या कोई ऊंचे स्थान से गिर गया होगा और उसके सिर में आ गई होगी चोट, उसका ऑपरेशन कराया होगा, जिसे हम वर्तमान में हेड इंजरी कह सकते हैं। शायद उससे हेड इंजरी हो गई होगी। और बात प्राचीन काल में बहुत बड़े चिकित्सक हुआ करते थे, बहुत ज्ञानी चिकित्सक हुआ करते थे। तो किसी डॉक्टर ने, उस ज़माने के किसी डॉक्टर ने, एक रसायन वैद्य ने, और या जो आयुर्वेदिक वैद्य है, उसने इस पर रिसर्च किया होगा, अर्थात इस खोपड़ी का ऑपरेशन किया होगा, जिसे इतिहासकार ने नाम दिया कपाल छेदन विधि, अर्थात हेड इंजरी का ऑपरेशन हुआ होगा। लगाओ, बाद जमाने में हेड इंजरी का ऑपरेशन था। तो यहाँ हेड इंजरी अर्थात कपाल छेदन प्रक्रिया, खोपड़ी अर्थात शल्य चिकित्सा के प्रमाण। तो ऐसे शल्य चिकित्सा के प्रमाण, इतने पुराने शल्य चिकित्सा के प्रमाण विश्व में कहीं से नहीं मिले। वह विश्व में भारत में, और भारत में राजस्थान के कालीबंगा नामक पुराय स्थल से विश्व का सबसे पुराना कपाल छेदन क्रिया विधि या शल्य चिकित्सा विधि मिली। इस प्रकार तीनों एक जैसे आंसर हैं। तो 6 छिद्रों वाले की खोपड़ी, या विश्व का सबसे पुराना शल्य चिकित्सा का प्रमाण, या कपाल छेदन प्रक्रिया के प्रमाण कहाँ से मिले, यहाँ से मिले। तो ये तो बात है। अब इतिहासकार आगे साक्ष्य मिलते गए, जो सबसे अलग साक्ष्य हैं, कॉमन है, उनको हमें नहीं पढ़ना है। अब जैसे ही अब निचले नगर को वो खुदाई कर रहा था, अब जैसे निचले नगर को खुदाई कर रहा था, अब उसका ध्यान यहाँ के घरों पर गया। अब घरों पे गया। अब घर क्या थे, प्राय एक मकान में 6 कमरे कम से कम औसतन लगभग पाए 4 या 6 के बीच में कमरे पाए जाते थे, लेकिन यहाँ 1 या 2 कमरे थे। तो इतना हम अनुमान लगा देते हैं, जब कोई बस्ती होती है उसमें 1 या 2 कमरे होते हैं तो मानते हैं यार गरीब होगा बेचारों। मान लिया गरीब होगा, मजदूर होगा, दीन होगा, निर्धन होगा। अब निर्धनता का दूसरा अर्थ क्या लगाया कि जब इसकी दीवारों को देखा गया तो इसकी दीवारें, अर्थात इसमें जो ईंटें थी वो कच्ची ईंटें थी। तो कच्ची ईंटों का प्रयोग कर रहा है तो निर्धन तो हो गया बेचारा, 1-2 कमरे हैं, इसलिए इसे दीन बस्ती भी कहा गया। लेकिन जैसे मकान पे ध्यान गया, अब उसकी दीवारों पे ध्यान की ओर, दीवारों पे ध्यान पहुंच गया। दीवारों में दरार पड़ी हुई थी। दीवारों में दरार पड़ी हुई थी तो अनुमान लगाया कि भाई जब हम कोई मकान देखते हैं, कोई दीवार में दरार पड़ जाती है तो हम सोचते हैं कि भैया नींव बैठ गई है मकान की, तो कोई बात ना। लेकिन जब इतिहासकार को आश्चर्यचकित कब हुआ, जब उसका सिर कब घूमा, जब उसने प्रत्येक नगर जो पूरा नगर था, प्रत्येक नगर के घरों की दीवारें में दरार थी। अब इतिहासकार ने कहा कि भाई प्रत्येक घर की नींव तो ना बैठ सके, नींव में पानी तो ना भर सके, प्रत्येक घर में 2-4 में भर जाएगा, 2-4 मकानों में भर जाएगा, पूरा गांव को गांव दरार पड़ रही है। अब लगाओ इसका प्रमाण, तो इसका प्रमाण क्या मानते हैं हम, भूकंप। इसका मतलब इसका पतन भूकंप से हो सकता है। अर्थात यहाँ भूकंप के विश्व का सबसे प्राचीन, भारत का नहीं,
विश्व का सबसे प्राचीन, कुछ किताबों में भारत लिखा हो, भारत की बात नहीं कर रहे, हम विश्व की बात कर रहे हैं। विश्व के सबसे प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो आपको आंसर कालीबंगा करना है। तो विश्व के प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। ठीक है, ऐसे विश्व का सबसे पुराना और प्राचीनतम जुता हुआ खेत कालीबंगा से, और विश्व की सबसे प्राचीन चल चिकित्सा। तो विश्व के 3 क्वेश्चन हो गए। जो हमारे राजस्थान की जो कालीबंगा सभ्यता है, वहाँ से जो कांस्य युगीन सभ्यता है, उससे प्रमाण मिलते हैं। अब आगे, अब इस घर पे रिसर्च किया गया। अब अचानक देखते हैं कि उसका ध्यान इतिहासकार का नीचे की ओर गया, अर्थात फर्श की ओर। अब उसने फर्श देखी तो फर्श पक्की थी। अब इतिहासकार कह रहा है यार, एक तो गरीब आदमी, मजदूर आदमी, और ज़मीन टाइल, जैसे वर्तमान में कह सकते हैं हम, टाइल्स लगी हुई थी, और टाइल्स वो ईंटों की थी और पक्की ईंट थी। अब पक्की ईंट में वो ईंट कैसी थी? अलंकृत, सुसज्जित, कुछ बना हुआ था जैसे टाइलों पे बना होता है। कुछ उसके जो कोने थे, हिस्से थे, उनमें कोई डिजाइनें थी, और इस प्रकार अलंकृत ईंट और कहीं से नहीं मिली। मैंने आपको वक्राकार ईंट बताई है, वक्राकार ईंट चनूदड़ों से मिली। लेकिन यदि पूछे अलंकृत ईंट, एक सुंदर ईंट, अलंकृत ईंट कहाँ से मिली, जिनका प्रयोग टाइल्सों के रूप में, पक्की फर्श के रूप में, पक्की फर्श कह सकते हैं, वह कहाँ से मिली? कालीबंगा से। अब इतिहासकार ने अब इस घर पे ध्यान दिया, तो घर पे ध्यान दिया, बाकी चूल्हे फूले कभी नहीं पूछे जाते, नॉर्मल चीज़ें सभी जगह से मिले। अब ध्यान यहाँ पे गया नालियों पे, नालियाँ सब जगह से मिली थी, एक स्थान को छोड़ करके प्राय अपवाद है। अब लेकिन यहाँ पे नालियाँ मिली। अब यहाँ पे जो नालियाँ थीं, जो गली की नालियों में खुल रही थी, अब यहाँ की नालियाँ प्राय ईंटों की बनी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ की नाली लकड़ी की थी। अब लकड़ी की कैसे? कि कोई यहाँ के व्यक्ति पूरे पेड़ को काटते होंगे, बल्ली जिसे कह सकते हैं, बल्ली के रूप में उसके 2 हिस्से करते होंगे। इस चंगा पे हम सामान्य अपने ग्रामीण संस्कृति में खेलते हैं, वहाँ से बीच का उसका मल है उसको निकाल करके और इस प्रकार एक दूसरे को लगा देते होंगे। इस प्रकार लकड़ी की नालियों के प्रमाण विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से लकड़ी की नालियाँ मिली हैं। तो लकड़ी की नालियाँ कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा। तो ऐसे करके अब एक और इसमें एक बहुत सी इसी नगरी से, इन नगरों से एक और प्रसिद्ध पुरास्थल मिला। एक पुरास्थल, इस पुरास्थल से एक प्रसिद्ध बहुत प्राचीन काल का साक्ष्य मिला, जिससे हम वर्तमान में तंदूर कैसे हैं, तंदूर की रोटी जो हमारे बफरों में मिलती है। अब प्राचीन काल में जब भी तंदूर का जैसे नाम आया, अब इतिहासकार को आश्चर्यचकित तो होगा कि शायद इतिहासकार ने तंदूर की रोटी नहीं खाई होगा, कि तंदूर की रोटी तो अभी आई हुई है, लेकिन बाद ज़माने में यहाँ के व्यक्ति ने तंदूर की रोटी खा चुकी थी। अब तंदूर का साक्ष्य जब 5-6 घरों में, पूरे मकान में नहीं था, प्रत्येक घर में तंदूर नहीं था, हर घर में चूल्हे हुआ करते थे, एक या एक से अधिक चूल्हे हुआ करते थे, तो यहाँ का व्यक्ति सामूहिक रूप से रहता था। लेकिन आश्चर्यचकित कब हुआ जब 5-6 घरों से तंदूर के साक्ष्य मिले। और तंदूर आप जानते हैं बेलनाकार होता है। अब तंदूर देखा, अब इतिहासकार को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि हर घर से चूल्हे मिले थे, यहाँ चूल्हे के साथ साथ तंदूर मिले हैं, अब 5-6 घरों में क्यों मिले हैं? अब उसने रिसर्च किया होगा कि यार यहाँ की बस्ती करीब थी, मजदूर आदमी थे बेचारे, कहीं जैसे हमारे यहाँ के गुड़गांव चले जाते हैं, कहीं औद्योगिक क्षेत्र अलवर चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, तो यहाँ के मजदूर भी कोई ठेकेदार हुआ होगा और यहाँ के व्यक्तियों को कहते हैं विदेश ले गया होगा। जैसे हमारे यहाँ सऊदी अरब भी पहुँच जाते हैं, अंगूठा बिल्कुल गरीब आदमी, तो कोई विदेश गया होगा, यहाँ का व्यापारी उनको, क्योंकि यहाँ से एक साक्ष्य मिला है विदेश का, और वो क्या मिली है? एक बेलनाकार मोहर मिली है। क्योंकि बेलनाकार मोहर कहाँ की थी? बेलनाकार जो मोहर थी वो मेसोपोटामिया की थी, मेसोपोटामिया, जिसे वर्तमान में इराक कहते हैं, जिसे मध्यकाल में
पार्सियन, पर्सी अलग होता है, पार्सियन पहले से मेसोपोटामिया कहते थे, फिर इसका नाम मध्यकाल में पार्सियन आया, वर्तमान में इसे कहते हैं ईरान। अर्थात सिंधु सभ्यता के समय यहाँ के व्यक्ति थे, उस समय मेसोपोटामिया में बस्ती थी। अर्थात मेसोपोटामिया में यहाँ का व्यक्ति कोई कार्य व्यापार करने गया होगा, यहाँ के कुछ गरीबों को मजदूर के रूप में ले गया होगा। जब मजदूर यहाँ से लौटे होंगे तो यहाँ चूल्हे की वो रोटी अच्छी शायद नहीं लगी हों, और माँ की कहने पर माँ से कहा होगा, मैया हमें अच्छी नहीं लगी, हमें तो चूल्हे की आदत ना पड़ी, हमें तो तंदूर की आदत पड़ गई है। इसलिए शायद उस समय उसकी माताओं ने कहा होगा, बेटा हम खा लेंगे, ला बना के बता दें कैसे हो तंदूर। तो यहाँ के व्यक्तियों ने यहाँ की मिट्टी से ही तंदूर बनाया होगा, क्योंकि यहाँ मेसोपोटामिया तंदूर की रोटी चलती हैं। इस प्रकार यहाँ भी इन्होंने प्रयोग किया, और यहाँ से जो धन लाए थे, मुद्रा लाए थे, मोहर लाए थे, और वो इसमें दबा दी थी। जब इतिहासकारों ने इस पर रिसर्च किया कि यार ये तंदूर कहीं विदेश का था या यहीं की मिट्टी का था, जब यहाँ की मिट्टी पर रिसर्च किया, यहाँ की मिट्टी हटाई होगी, तो वहाँ में से ये बेलनाकार मोहरें निकल आई होंगी। और इस प्रकार इन बेलनाकार मोहरों से प्रमाण हुआ कि ये तो मेसोपोटामिया की हैं। इसका मतलब यहाँ का व्यक्ति बाहर काम करने गया होगा, वहाँ से तंदूर संस्कृति लाया होगा। इसलिए इसका मतलब मेसोपोटामिया पहले तंदूर था, भारत में नहीं था। इसलिए भारत के प्राचीनतम तंदूर के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा। ऐसे करके यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। एक और आपको ध्यान रखना, यहाँ पे एक व्याघ्र अंकित मोहर भी मिली है। तो दो तरह की मोहरें आपको ध्यान रखनी है। एक तो मेसोपोटामिया की मोहरें जो बेलनाकार थीं, कालीबंगा से व्याघ्र का मतलब बाघ, अर्थात यहाँ की मोहर पे किसका चित्र है? टाइगर का, बाघ का चित्र है। तो व्याघ्र अंकित चित्र भी यहाँ से मिला। ऐसे करके सिंधु सभ्यता के इस कांस्ययुगीन पुराय स्थल कालीबंगा से मात्र 2 मिनट में रिवाइज कर रहा हूँ कौन कौन से साक्ष्य मिले। नंबर 1, काले रंग की चूड़ियाँ। नंबर 2, विश्व का सबसे पुराना प्राचीनतम जुता हुआ खेत जिसे कूण कह सकते हैं, मिस्र कृषि कह सकते हैं। चना सरसों के साक्ष्य मिले। ऊँट के कंकाल मिले। एक कुएं के पास 7 आयताकार अग्नि कुंड मिले। अग्निकुंड, बलि प्रथा, सती प्रथा, अर्थात एक कब्र ऐसी मिली जिसमें नर और मादा एक साथ में थे, तो सती प्रथा के प्रमाण मिले। और इस प्रकार यहाँ से कच्ची पक्की ईंटों के मकान मिले और सड़कें यहाँ पक्की थीं। भूकंप के, विश्व का सबसे भूकंप प्राचीनतम साक्ष्य मिला। अलंकृत ईंट के प्रमाण मिले। अंडाकार कब्र जिसे चिरायु कब्र कह सकते हैं, कपास के साक्ष्य मिले। ऐसे करके शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिला। तो ये हमने कालीबंगा के बारे में पढ़ा। और कालीबंगा के साक्ष्यों में ये पढ़ते हैं तो एकमात्र और विशेषता है, ये त्रिस्तरीय है। अर्थात हड़प्पा के समय के मकान, हड़प्पा के समय से पहले मकान, हड़प्पा के बाद के समय की प्रमाण या वस्तुएं मिली, इसलिए ये त्रिस्तरीय संस्कृति कहलाती है। दूसरी बात, यहाँ से एक विशेष मात्र, एकमात्र ऐसा नगर, यहाँ से मातृदेवी की मूर्ति नहीं मिली है, जबकि प्राय जितने भी नगर हैं मातृदेवी का मतलब है वहाँ की कुल देवी। अर्थात यहाँ का सिंधु सभ्यता के लोग सर्वाधिक उपासना किसकी करते थे? प्रकृति देवी की, मातृदेवी की, सूर्य उपासना, इंद्र उपासना। तो आंसर मातृदेवी आता है। तो यहाँ से कोई भी मातृदेवी की मूर्ति नहीं मिली। अपवाद है कि मातृदेवी की मूर्ति के प्रमाण कहाँ से नहीं मिले? मात्र एक नगर है कालीबंगा। दूसरा एक क्वेश्चन हो रहा है आपका कि यहाँ से व्यक्तियों को दफनाने के 3 साक्ष्य मिले हैं। अंतिम साक्ष्य और आपको बता देता हूँ कि व्यक्ति जब मर जाता है, आज की स्थिति में जब व्यक्ति हमारे भारतीय समाज में मरता है तो उसे 3 तरह से दफनाया जाता है। जैसे मुसलमान का व्यक्ति मर जाता है तो कब्र में गड्ढा खोदा जाता है, कब्र बनाई जाती है, कच्ची कब्र होती है, उसमें उसे दफना दिया जाता है, उसे कह सकते हैं हम पूर्ण समाधान। तो यहाँ से पूर्ण समाधान मिला, अर्थात ऐसी कब्र मिले जो कच्ची थी, अर्थात पूरे सब को ज़मीन में गाड़ने के प्रमाण मिले। एक कब्र ऐसी मिली जिसे हम आंशिक समाधान भी कह सकते हैं, आज भी है। आंशिक समाधान क्या होता है
कि कुछ हमारे भारतीय समाज के कुछ ऐसी भारतीय संस्कृति लोग हैं, जब व्यक्ति मर जाता है उसे कुछ समय के लिए जंगली जानवरों के लिए जंगल में छोड़ आते हैं। जब जैसे हमारे यहाँ तीजा होता है, अग्निदाह संस्कार करते हैं, हमारे बुजुर्गों की हम अस्थि पंजरों को अपने फूल, जिसे फूल चुनना कहते हैं, फूल चुनने में कलश समाधान कहते हैं, कलश में रख के लाते हैं। लेकिन तीजे के दिन 3 दिन बाद जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो जंगल में जाते हैं, जंगल में 3 दिन के बाद जो सब बच जाता है जंगल में से उसे चुन करके लाते हैं, अस्थि पंजरों को लाते हैं और गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। उसे कहते हैं आंशिक, अर्थात शेष बचा हुआ शव को ज़मीन में गाड़ना। जो विशेषतः भारत में महाराष्ट्र में एक धर्म पाया जाता है पारसी, और हमारे लोक देवताओं में एक दादू दयाल हैं, उस की परंपरा और पारसी धर्म में ये परंपरा आज भी स्थित है। महाराष्ट्र में ऐसा आज भी होता है। अर्थात आंशिक समाधान के साक्ष्य भी कहाँ से मिले? कालीबंगा। तीसरा हमारा हिंदू धर्म। अब हिंदू धर्म में हम क्या करते हैं, जब हमारे भारतीय हिंदू धर्म में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे अग्नि में पूरे शरीर को जला दिया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं दाह संस्कार। और तीजे के बाद कहते हैं एक कलश में उसके अस्थि पंजरों को ले जाते हैं और गंगा जी में बहा जाते हैं, जिसे कहते हैं कलश समाधान। तो कलश समाधान जो हिंदू नीति में होता है, हिंदू धर्म में होता है, ये पारसी धर्म में होता है, ये मुस्लिम धर्म में होता है। ये तीनों संस्कृतियों के प्रमाण अर्थात समाधान की तीनों विधियों के प्रमाण एकमात्र ऐसा अगर यहाँ से तीनों विधियों के प्रमाण मिले हैं, वह कौन सा स्थान है? कालीबंगा। इस प्रकार ये हमारा आज का टॉपिक हुआ, जो मैंने विशेष करके राजस्थान स्तर पे ये मैंने आपको टॉपिक कराया। तो इस प्रकार कल हम पंजाब हरियाणा के कुछ नगर जो शेष रह गए उन नगरों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।